सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे, इसके बाद में फिर आज की न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उससे ये पता चलेगा ये लेक्चर आप लोगों ने कैसे सुना है, और फिर हम लोग रिवीजन करेंगे जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो। तो कुछ ऐसा पैटर्न इस लेक्चर का हमारा रहने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा ताकि वीडियो के एंड में आप लोग कंफर्टेबल फील करें। जब भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे सकें। तो बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे के बारे में। तो वर्ल्ड फूड डे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आज के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज ये है कि लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके, और आप लोगों को याद होगा अब की बार इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। तो नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया है अब की बार का यहाँ पर, तो ये बेसिकली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दिया गया है ताकि जो धरती पर कोई भी लोग भूखा न रहे। किस ऑर्गेनाइजेशन को ये नोबेल पीस प्राइज मिला, ये आप लोगों को बताना है, कई बार ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जो कि टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो इसमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दो जो यहाँ पर सेकंड है, इनके जीरो हंगर के बारे में बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर ये कहता है कि आप लोगों को भुखमरी को जीरो करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में से 2030 तक। तो 2030 तक का इनका ये टारगेट है कि भुखमरी को जीरो लेकर आए। तो कहीं ना कहीं गरीबी भी मिटानी है, पर लेकिन जब कोविड-19 सामने आया तो गरीबी भी बढ़ गई और भुखमरी भी बढ़ गई। तो अब फिर से यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है और मिलकर काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल और हेल्दी डाइट होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए और सबको अवेलेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग पेड़ पौधे हैं आप लोगों के पास में जो आप लोगों के पूर्वजों ने लगाए हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों के पूर्वजों ने लगाए हैं। आप लोग अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर जाओगे, तो ये इससे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं। पता चला आप लोगों ने अपने पूर्वजों के लगाए हुए पेड़ पौधे काट डाले और खुद कोई नया लगा नहीं, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो आप लोग। तो ये यहाँ से डिसीजन निकल कर आता है कि आने वाली दुनिया कैसी होने वाली है। तो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है तो हम भी अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़कर जाएं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, तो सस्टेन करती रहे। हेल्दी डाइट यहां पर होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से सब लोगों को यानी कि बस पेट भर खाना चाहिए। एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव वे में चलती रहे, पर लेकिन हेल्दी डाइट अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। यानी कि भले ही आप लोग उसको 1 रुपए लो या फिर 5 रुपए लो, 10 रुपए लो, पर लेकिन उसको अफोर्डेबल करो ताकि सब उसको खरीद सके। हर एक इंसान ऐसा नहीं है 100 रुपए की थाली डेली खा पाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोग इसको 10 से 20 रुपए ले सकते हो एक अच्छी डाइट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस तरीके से, और ये सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास में पैसा है वो तो कहीं भी जाकर खा लेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, तभी चीजें सही डायरेक्शन में चल पाएगी। तो प्रमोट करने की बात की जा रही है, ग्लोबल अवेयरनेस, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो भुखमरी है उसको रोका जा सके और हेल्दी डाइट सबके लिए यहाँ पर लाई जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है ग्रो, नरिश और सस्टेन, यानी कि बढ़ना भी है, ठीक है, और पोषण भी यहाँ पर होना चाहिए सबके पास में, और सस्टेन इसको रखना है। टुगेदर मिलकर ये काम हम लोग कर सकते हैं। ओवर एक्शन और ओवर फ्यूचर, यानी कि हमारे जो एक्शन है वो हमारे फ्यूचर को शो करते हैं। तो दैट इज द बेस्ट, यहाँ पर ये एक तरीके से बेस्ट थीम आप लोग बोल सकते हो, दिस इज द बेस्ट थीम इस पर्टिकुलर डे के लिए प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है कि ओवर एक्शन और ओवर फ्यूचर, यानी कि जो भी एक्शन आज के डेट में आप लोग लोगे वो आप लोग के फ्यूचर को डिफाइन करेगा यहां से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे था। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो अच्छे से सुनिएगा और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बन जाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको बोलते हैं एपीजीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जब जो गलत तरीके से कमाई गई पैसे को उसको सही तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से अगर ब्लैक मनी कमाई गई है फिर उसको किसी ऐसे सिस्टम में लगा देना जहां पर वो व्हाइट बन जाए। तो एक तरीके से वो नहीं कहते कपड़े को लॉन्ड्री में दे दो धुलने के लिए, तो लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसका नाम रखा गया कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये इस तरीके से यहां पर जो एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है इसके द्वारा अभी यहां पर पाकिस्तान को इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब क्या है इसका मतलब, यहां पर यह कि अब तक जो है पाकिस्तान जो है उसकी हरकतें जो थी यहां पर टेररिस्ट को पैसा देता था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले में काफी आगे पाया जाता था, तो इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब ग्रे लिस्ट से इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की जा रही थी, पर लेकिन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचा, क्योंकि यह लग रहा है यहां पर इस ग्रुप को कि पाकिस्तान कुछ अच्छा काम कर रहा है, यानी कि टेररिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस एरिया में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो उसको इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे यहां पर अब थोड़ा सा और उसकी पॉजिटिव साइड यहां पर देखने को मिल रही है, जो पाकिस्तान ने हालांकि काफी अल्प इसने एक तरीके से प्रगति की है, यानी कि मीगर प्रोग्रेस की है, ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इसने की ली है। ठीक है,
तो काफी कम प्रोग्रेस इसके द्वारा यहां पर की गई है। तो इसके चलते यहां पर जो कम प्रोग्रेस की है फिर भी इसको एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है यहां पर इसके द्वारा, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है ये ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ये किसके अंडर आता है नॉर्मली, किससे एफिलिएटेड है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं FATF। तो थोड़ा सा FATF के बारे में पहले आप लोगों को बताता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, पहले काम करती थी पर लेकिन आज के डेट में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसके अंदर ऐड हो गई है। यानी कि ब्लैक मनी तो यूज करनी नहीं है, और टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करता भी अगर कोई बात जाता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग मतलब क्या है? पुलवामा अटैक हमारी कंट्री में किया गया, किसी ने गाड़ी दी होगी उसको, किसी ने उसको जो हथियार दिए होंगे, बॉम्ब ब्लास्ट करने का मटेरियल दिया होगा, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फाइनेंस किया गया, पैसा किया गया, उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग आप लोग बोलते हैं। तो 1989 का जो इनिशिएटिव था G7 कंट्रीज के द्वारा, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसको आगे लाया गया। तो इसके चलते कमबैक मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात यहां पर की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 1989 में ये ग्रुप बनाया गया था लगभग 30 साल पहले, और जो कंट्री थी यहां पर वो थी G7 कंट्री। हालांकि ये पहले G8 कंट्री थी, अब इसमें से रसिया बाहर निकल गया तो ये G7 हो गई। हालांकि उससे पहले भी ये G7 ही थी, फिर रसिया जुड़ा था, फिर बाहर निकल गया। अच्छा, रसिया जो बाहर निकला है वो किस पर्टिकुलर मुद्दे पर निकला है, ये आप लोगों को याद होगा, कई बार पढ़ा चुका हूं, क्रीमिया वाले मुद्दे पर बाहर निकला है, ठीक है। तो क्रीमिया जो आप लोगों ने मैप में देखा भी होगा, देखिएगा उसको जाकर, आप लोगों का जो होमवर्क है ये यही है, क्रीमिया को मैप में देखेगा और कौन सा सी है यहां पर जहां पर क्रीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज में भी रहता है कई बार। तो उसके चलते रसिया बाहर निकल गया, तो G7 कंट्री हो गया। अब इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये यहां पर पिक्चर में देखने को मिल रही है। पास्ट में मैंने ये भी क्वेश्चन देखा इसके बारे में, ये बोला जाता है कि जो यहां पर FATF है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है यहां पर, इसको ये बोला जाता है कि ये पहले से ही यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए काम करता है। तो ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हो गया अगर आप लोगों से कोई बोले कि हमारे संविधान में स्टार्टिंग से ही पंचायती राज सिस्टम है, नहीं स्टार्टिंग से नहीं है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था 1992 में। तो ये स्टार्टिंग से थोड़ी ना है, ओरिजिनल संविधान में थोड़ी ना था। तो इसलिए ओरिजिनली ओनली यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थी ओनली, बाद में यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो म्यूचुअल जो इवैल्यूएशन इनके द्वारा किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, उसके बाद में डिसीजन लिए जाते हैं। टोटल मिलाकर 39 मेंबर है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है। और जिंग मिंग ल्यू चाइनीज जो लीडर है आज के में इसके प्रेसिडेंट है। फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर। जैसे आप लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं, यूएन बोलते हैं, यूएन में टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं। तो वहां पर 5 मेंबर ऐसे जिनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब अगर इन 5 में से एक ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। तो 5 मेंबर कौन से हैं? ये 5 मेंबर भी आप लोग याद रखिएगा। 5 मेंबर है USA, रसिया, चाइना, इसी के साथ में फ्रांस, और नेक्स्ट कौन हो गया? ये हो गया यूके, ठीक है। तो ये 5 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो जिनके पास में वीटो पावर है। तो तब से यहां पर इस वीटो पावर को बोलता जाता है, इसको थोड़ा डाइल्यूट करो, इन 5 के हाथ में पावर रहती है ओनली। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही फंड है। अगर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 3 मेंबर बोल दे कि हाँ ये काम नहीं होना है, कोई भी 3 मेंबर, तो फिर वो काम नहीं होगा। यानी कि अगर बात करें यहां पर, पहले से ये बोला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कई बार कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, पर लेकिन चाइना जो है वो इसको ब्लैक लिस्ट में नहीं आने दे रहा। तो आप बोलेंगे सर आपने तो बोला अभी 3 मेंबर होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चाइना जो है तुर्की और मलेशिया को भी अपने साथ में ले लेता है और बोलता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर तुमको हमको सपोर्ट करना है। तो तुर्की, मलेशिया और चाइना 3 कंट्री मिलकर यहां पर बार बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकती है, वरना इसके अलावा सारी कंट्री चाहती है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए। तो ये रीजन है यहां पर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता है। APGC जो है इसका जो आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, लोकेटेड जो सेक्रेटरीट है बेसिकली वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने की काम किया जाता है। तो पाकिस्तान अभी चाइना के बूते पर कूद रहा है, तो देखते हैं कब तक बच पाता है। उन्हीं कहते हैं कि एक डायलॉग बोला था कुछ ऐसा कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, किसी ना किसी दिन तो बेचारा बकरा कटेगा ही, ठीक है। तो काइंड ऑफ यही है कि पाकिस्तान का कब तक यहां पर सपोर्ट करता है चाइना। एक टाइम ऐसा आएगा अगर पाकिस्तान ने हरकतें नहीं रोकी तो इनडायरेक्ट वे में चाइना की बेइज्जती होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक पूरी न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारी एंगल मैंने आप लोगों को यहां पर बता भी दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है। बांग्लादेश में अब तक यहां पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। वहां पर एक तरीके से जो अगर कोई रेप करता है तो उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दिया जाता था, यानी कि पूरी जिंदगी उसको जेल में रखना है, फांसी की सजा नहीं थी। पर रिसेंटली अभी यहां पर नोखाली वाला रीजन है, यहां पर एक वुमेन का रेप किया गया। ये काफी लार्ज स्केल पर बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो यहां पर बांग्लादेश के कैबिनेट के द्वारा अभी डेथ पेनल्टी जो हाईएस्ट पनिशमेंट है रेप के लिए वो यहां पर डाल दिया गया है, यानी कि अब डेथ पेनल्टी यहां पर देखने को मिलेगी।
तो यहां पर जो डिसीजन है ये प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड द चिल्ड्रंस जो यहां पर रिप्रेशन एक्ट 2000 है उसमें अमेंडमेंट करके कैबिनेट के द्वारा जो कि यहां पर चेयर की गई प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा ऑर्डिनेंस में यहां पर डेथ पेनल्टी अब डाल दिया गया है। ठीक है, तो डेथ पेनल्टी जो है यहां पर अगर ये इस तरीके से होता है तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं एक और कंट्री यहां पर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वरना ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मुहिम चल रही है कि डेथ पेनल्टी यहां पर नहीं होनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट फाइनल एक तरीके से सजा होनी चाहिए, कभी भी डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कई बार कई सारी बातें बोली जाती हैं कि डेथ पेनल्टी से लगता है कि चीजें सुधरेंगी, तो अब तक नहीं सुधरी, आगे कैसे सुधरेगी, तो कई सारी ऐसी बातों को बोलकर ध्यान में रखा जाता है। बांग्लादेश हमारी कंट्री का एक ऐसा पार्ट था जो पहले हमारी कंट्री का पार्ट हुआ करता था। आज के टाइम में बांग्लादेश जो है वो हमारी कंट्री के कितने राज्य टच करता है, वीडियो कहीं पोस्ट कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बता सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर वेस्ट बंगाल टच करता है, आसाम टच करता है, मेघालय, 3 राज्य हो गए। ठीक है, इसी के साथ में त्रिपुरा और मिजोरम, तो टोटल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कितने राज्य टच करते हैं हमारी कंट्री के। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो बाउंड्री टच करता है हमारी कंट्री में, वो बांग्लादेश टच करता है हमारी कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री को। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा जो डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के बारे में न्यूज थी। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है ट्राइबल कम्युनिटी की साइड से। ट्राइबल जिसको आप लोग हिंदी में आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी जंगल में रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, वहीं पर अपनी लाइफ को निर्वाह करते हैं। आप लोग ये सोचिए इनका जो लाइफ रहती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वहीं से उनका खाना पीना होता है और वहीं से वो प्रोडक्ट निकाल के लेकर आते हैं, फल फ्रूट शहद वगैरह, फिर मार्केट में उसको ले जाकर बेचते हैं और वहां से उसका अपना कुछ सामान खरीदते हैं जो इनको जरूरत का है। वरना कुछ तो ऐसे हैं कि कंप्लीटली बाहर ही नहीं निकलते हैं। जैसे जारवार ट्राइब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है, तो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो एक अलग मुद्दा यहां पर हो जाता है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED, ये जो TRIFED है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आती है और कोलैबोरेट किया गया इसके द्वारा छत्तीसगढ़, जो कि खासकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट जैसे शहद वगैरह, लकड़ी वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह। तो इसके साथ में जो फेडरेशन, जो माइनर प्रोड्यूस फेडरेशन है छत्तीसगढ़ की, IIT कानपुर के साथ में मिलकर ये टेक फॉर ट्राइबल का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया इनके द्वारा, यानी कि ट्राइबल को भी टेक्नोलॉजी के साथ में स्किल करेंगे यहां पर एक तरीके से। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होने वाला है यहां पर वो समझिए आप लोग। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल यहां पर इनमें डेवलप की जाएगी, सॉफ्ट स्किल, IT से रिलेटेड चीजें, बिजनेस एक तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट का काम करेंगे थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है। इसी के साथ में वन धन केंद्र आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसको VDVKS आप लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। TRIFED, ठीक है, ये जो है यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर के अंडर में आती है, ये काफी सारे काम करती है कई सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर, जैसे IIT कानपुर हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, बेंगलुरु बेस यहाँ पर विवेकानंद केंद्र हो गया, तमिलनाडु, अलग अलग राज्य के साथ में भी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी मिलकर काम करती है। रीजन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि ट्राइबल कम्युनिटी ओनली बस एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में आप लोगों को आदिवासी लोग देखने को मिल जाते हैं, तो उनके साथ में मिलकर इनके द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट एक न्यूज थी जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्राइबल कम्युनिटी होगी, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, बच्चे हो गए, महिला होगी, एक बड़े फेवरेट एरिया होते हैं एग्जामिनर के, जिनसे बड़ी जल्दी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया जो कि एक अप्रिशिएट करने लायक स्टेप है। यहां पर क्या काम किया गया, यहां पर जो गांव में आज के में जो घर होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा किसी के नाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो घर नाम नहीं होते हैं, फिर मान लीजिए किसी घर में मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों लड़के हैं, और उस घर में जब ये होता है माँ बाप जो बुजुर्ग होते हैं वो बाद में क्या होता है पता नहीं घर जो है किसके नाम है। कई बार ऐसा रहता है कि लंबे समय से रहते हुए उनके बाबा परदादा उनके कोई लड़के, तो वो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होती है, तो बाद में चलकर इस चीज को लेकर कई बार लड़ाई होती है। ठीक है, जमीन जायदाद तो नॉर्मली देखने को मिलती है, जो जमीन वगैरह होती है तो डिवाइड हो जाती है, कागज भी रहते हैं, पर घर का नॉर्मली ये नहीं रहता है कि किसके नाम पे है ये। तो उसी के चलते यहां पर प्रॉपर्टी कार्ड की बात की जा रही है अंदर स्वामित्व स्कीम, जो कि रूरल इंडिया इनके गांव वाले एरिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात करेगी। स्वामित्व जो स्कीम है यहां पर ये लॉन्च की गई अप्रैल में इसी साल में। एम है प्रोवाइड करने के लिए रिकॉर्ड जो हाईएस्ट जो यहां पर खासकर गांव वाले एरिया में कि एक तरीके से जो ओनर है रूरल एरिया ये प्रॉपर्टी कार्ड यहां पर इशू करे। इसी के साथ में अराउंड 1 लाख जो प्रॉपर्टी होल्डर है यहां पर, ठीक है, 1 लाख जो प्रॉपर्टी होल्डर है उसके बारे में बात की जा रही है कि प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो SMS के थ्रू यहां पर लिंक करें और यहां पर एक तरीके से मोबाइल के थ्रू उसको कनेक्ट
किया जाए ताकि वो अपने प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सके आसानी से, यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड उन तक पहुंचाया जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन की ये प्रॉपर्टी है। कल को चलकर अगर वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन भी लेना चाहे तो आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैंक में जाएंगे तो बैंक कुछ ना कुछ गिरवी रखने को बोलेगा, तो अगर आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो इमरजेंसी में आप लोग उसके ऊपर भी लोन उठा सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी का एक हथियार होगा यहां पर, खासकर जो गांव वाले लोग हैं उनके पास में, ताकि अपने घर को गिरवी रखकर उनको जरूरत है कि बहुत ज्यादा किसी पर्सन की एक तरीके से इलाज करवाना है, कोई इमरजेंसी पड़ गई, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक रीजनेबल प्राइस पर उनको लोन मिल जाएगा बैंक से। तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं। इसी के साथ में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी कार्ड्स देखने को मिलेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने एरिया में प्रॉपर्टी कार्ड यहां पर बांट सकती है। नेक्स्ट यहां पर इस प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल एसेट्स विजेयर जो है वो लोन ले सकते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट भी यहां पर उठा सकते हैं, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड को और इंपावर किया जा रहा है गांव में जो लोग हैं उनको। तो ये भारत सरकार के द्वारा स्टेप यहां पर उठाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत यहां पर रिकॉर्ड ऑफ द राइट की बात की जा रही है, गांव वाले एरिया में ओनरशिप के बारे में बात की जा रही है और इंप्लीमेंट किए जाने की बात की जा रही है फेज मैनर में आने वाले 4 साल में 2020 से लेकर 2024 तक का, जिसके चलते लगभग 6.62 लाख करोड़ लाख जो विलेज हैं उनको यहां पर कवर किया जाएगा। नियरली 1 लाख जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, ठीक है, 763 विलेज में वो ऑनलाइन यहां पर बोला जा रहा है कि ये चीजें डाउनलोड कर चुके हैं अलग अलग एरिया में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो अलग अलग एरिया में प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा तरीका है। देखिए होता क्या है, कई बार प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के माइंड में एक लालच लेकर आती है और उसके चलते फिर लड़ाई होती है और घर में कई सारा खून खराबा हो जाता है। तो अगर पहले से इसको क्लियर कर दिया जाए कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई होने का जो माहौल है वो बच जाता है। वरना आप लोग देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही है, चाइना बॉर्डर पर आप लोग देखते हैं इंडिया और चाइना की जो लड़ाई चलती है, तो अगर पहले से ही क्लैरिटी रहती, देश को आजाद होने से पहले ही अगर यहां पर पहले से इस तरीके से प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में चीजें करी जाती, वहां पर प्रॉपर एक तरीके से चीजों को समझा जाता, तो वो सारी चीजें सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। पर लेकिन आज के जो भी प्रॉब्लम वही की वही बनी हुई है, तो ये चीजें थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात की जा रही है। तो एक तरीके से एग्रीमेंट टाइप में आप लोग इसको बोल सकते हैं। आयुर्वेदा, इसी के साथ में योगा, जो यहां पर मैनेजमेंट की बात की जा रही है ताकि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको मैनेज किया जा सके। और ये काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि 2 मिनिस्ट्री मिलकर यहां पर काम कर रही है नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा और योगा, ताकि मैनेज किया जा सके कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आयुर्वेदा और योगा के थ्रू। तो क्लिनिकल स्टडी जो है यहां पर ये, जैसे कि आप लोग बात करें आयुर्वेदा, लाइक जैसे कि यहां पर अश्वगंधा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसी के साथ में जैसे कि यहां पर बात की जा रही है गिलोय वगैरह, आप लोगों ने कई बार रामदेव जी के मुंह से सुना होगा। तो यहां पर ये सब चीजें जो है यहां पर ये चीजों को यूज करने की बात की जा रही है। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, इम्यून सिस्टम मॉडलिंग, बेसिकली बीमारी होती क्या है, अगर आप लोगों का पेट सही है तो ये समझिए सब जब बीमारियों की जड़ पेट को बोला जाता है, पेट सही है तो ये सारी चीजें आप लोग की दूर रहेगी। तो ये सारी जो आयुर्वेदिक चीजें हैं ये पेट पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो जनरल मेजर जो यहां पर बोले गए हैं, तो ड्रिंकिंग बेसिकली हर्ब इन्फ्यूज वार्म वाटर, ये टर्मरिक, हल्दी का आप लोगों ने सुना होगा, हल्दी का दूध पी लो तो जो शरीर में जितने भी सारी बीमारी हैं वो दूर हो जाएगी। ठीक है, स्टीम आप लोगों ने सुना होगा, नाक अगर आप लोगों का गर्म है, वो गर्म नहीं है सॉरी, नाक अगर आप लोगों का एक तरीके से बंद है तो स्टीम ले लीजिए, स्टीम इनहेल कर लीजिए, जुकाम कम हो जाएगा। गला खराब हो गया तो गार्गलिंग कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये योगा के पोस्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको अगर ग्राउंड लेवल पर अवेयरनेस के साथ में फैलाया जाए तो बहुत सारी बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं और इसी के साथ में अपने सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। तो एक अच्छा तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो मेडिसिन है वो यूज की जा सकती है। ठीक है, कई सारी चीजों के और ट्रीटमेंट के लिए एक टर्म यहां पर यूज किया गया जिसका नाम है प्रोफिलैक्सिस और ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से बोले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सर्दी आ रही है, नजला, खांसी, जुकाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप लोग अपने आप को प्रिवेंट करके चले स्टार्टिंग से ही तो वो बीमारी से आप लोग अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा जरूरी यहां पर माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ओके, एक और न्यूज है यहां पर, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। हमारी कंट्री में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर अपना बाहर निकाला गया है। मतलब क्या है, मतलब ये अगर कोई भी ऐसा एक्सपोर्टर है जो कि पहले से ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो उसको रोक दिया जाता था, उसके लिए सावधानी लिस्ट निकल कर आती थी कि हाँ भैया ये जो एक्सपोर्टर हैं इनको डिसकंटिन्यू किया जाए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। पर लेकिन अभी फ्लेक्सिबिलिटी ला दी गई है थोड़ी सी,
ताकि कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ता रहे और हमारी कंट्री में जो चीजें वो ढंग से चलती रहे और एक तरीके से व्यापार को बढ़ा दिया जा सके। तो एक्सपोर्टर डेटा प्रोसेसिंग एंड जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको यहां पर 2016 में लॉन्च किया गया था, जहां पर बोला जाता है कि एक्सपोर्टर जो है वो अगर यहां पर ऑटोमेटिकली अगर बिल पेमेंट नहीं हो रहा है कोई भी लगभग 2 साल तक का, तो फिर उसको इस लिस्ट में डाला जाता था और उसको साइड में करने की कोशिश की जाती थी। पर लेकिन अभी यहां पर इसको रोका गया ताकि कुछ दिनों तक यहां पर हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट वगैरह है उसको बढ़ाया जा सके और सिचुएशन को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो आरबीआई हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग जानते हैं। 1935 में इसको बनाया गया था अप्रैल 1 में, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया फिर 1949 में जब हमारी कंट्री आजाद होगी। पहला हेडक्वार्टर कहां पर था इसका? पहला हेडक्वार्टर था इसका कोलकाता के अंदर, पर लेकिन 1937 में फिर इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया और पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे वो थे यहां पर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से पूछ ली जाती है। अगर रेगुलरली आप लोग लेक्चर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, कई बार मैं चीजें रिपीट करते रहता हूं। बेसिक पर्पज इसका ये है कि एग्जाम में आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन आए और आप लोग उसका आंसर दे सको, ठीक है। वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे की फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए ना, तो वो चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। वर्ल्ड फूड डे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर एपीजी के बारे में जाना, इसी के साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की बांग्लादेश में एक रूल के बारे में और बांग्लादेश की लोकेशन और ये सब चीजें देखी। इसी के साथ में ट्राइबल मिनिस्ट्री और वो सब चीजें जानी। नेक्स्ट और हम लोगों ने यहां पर पॉवर्टी कार्ड वगैरह के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर किस तरीके से आयुर्वेदा का यूज करके चीजों को सुधारा जा सकता है कोविड-19 जैसी बीमारी को। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो कुछ छूट दी गई है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है। सबसे पहले क्वेश्चन है यहां पर एपीजी क्या है, यहां पर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है इसके बारे में बताना है, जिसने पाकिस्तान को बोला है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो चाइना है, चाइना को कौन सी 2 कंट्री सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोका गया, ये 2 कंट्री का नाम बताइए। वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है, ये कंप्लीट आप लोग करनी है। TRIFD इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और MFP ये क्या है ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड की बात की है, किस स्कीम के अंडर ये प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी आप लोग बता सकते हैं। यहां पर नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात की तो कौन सी 2 मिनिस्ट्री यहां पर मिलकर काम कर रही है। तो कहने के लिए नंबर में 6 है क्वेश्चन पर, लेकिन 10-11 से भी ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जब आप लोग इनके फिलिंग द ब्लैंक्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्वेश्चन हो गए इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए इनको अच्छे से और आंसर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं कल वाले जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर के साथ में। वर्ल्ड स्टूडेंट जो डे है वो किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से कनेक्टेड है। इसी के साथ में एक टर्म यूज किया जाता है यहां पर, अगर आप लोग जो पोस्टेज स्टैंप होते हैं उनकी स्टडी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये टर्म आप लोग को बतानी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो सेक्शन 29A का कौन सा एक्ट है जिसके बारे में आप लोग यहां पर बताना है, ठीक है। इसी के साथ में माउंटेनियस जो रीजन है उसके बारे में अगर बात करें, किसी पर्टिकुलर कंट्री का 80% यहां पर ये कवर करता है, किसका? खासकर किर्गिस्तान का, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ द सेंट्रल एशिया बोला जाता है। तो इस माउंटेन का नाम आप लोग को बताना है। NCSTC इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। इसी के साथ में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो के द्वारा अनाउंस किया गया था एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी IPS ऑफिसर, उसको एक अपॉइंटमेंट दी गई एक पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, तो इनका नाम क्या है और BCAS क्या है ये आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन थे, इनका आंसर आप लोग को बता देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कोरिलेट कर सकें। तो 15 अक्टूबर आप लोग को यहां पर देखने को मिलता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में। APJ अब्दुल कलाम सर जी से रिलेटेड है ये डे, तो याद रखना इसके लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये फिलाडेली के बारे में जो कि पोस्टेज स्टैंप की स्टडी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तियानसान जो रीजन है यहां पर 80% के करीब यहां पर चीजों को कवर करता है। इसी के साथ में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, तो ये याद रखिएगा, जिसके तहत यहां पर नेशनल अवार्ड दिए गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो 6 कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो उनका नाम आप लोग बता सकते हैं। M गणपति यहां पर ये नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बने, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। अगर यहां तक आप लोग लेक्चर देख चुके हैं तो फीडबैक दिए बिना मत जाइएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। और अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर आप लोग कर सकते हैं इसको, अगर लगता है कि दूसरों को फायदा पहुंचाएगी तो। बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, और यहां से अपनी सारी जो PDF है वो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा सबका, ठीक है। आंसर राइटिंग ग्रुप भी वहीं पर है, सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।